मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्षा, तापमान एवं ऋतुएं। ठीक है, क्या मध्य प्रदेश में वर्षा, तापमान एवं ऋतुएं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम वर्षा, तापमान एवं ऋतुएं जो हैं इस टॉपिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। और आज का जो वीडियो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश में वर्षा, तापमान एवं ऋतुएं। दोस्तों इन टॉपिक जो है मध्य प्रदेश की जलवायु और वर्षा, तापमान एवं ऋतु, इनसे एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में और खासकर एमपीपीएससी जैसे एग्जाम और व्यापम जैसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला के नाम से भी जाना जाता है। क्या? यूनाला के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, चौमासा के नाम से किसे जाना जाता है, तो चौमासा के नाम से जाना जाता है वर्षा ऋतु को। किसको? चौमासा के नाम से जाना जाता है वर्षा ऋतु को। और सियाला के नाम से जाना जाता है शीत ऋतु को। ठीक है, किसको? शीत ऋतु को। ठीक है, तो याद रखना, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं, वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं और शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से होती है। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दोनों और कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों। ठीक है, मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखा से होती है। किससे होती है? अरब सागर शाखा से भी होती है और बंगाल की खाड़ी शाखा से भी होती है। यदि अभी कभी पूछ ले कि मध्य प्रदेश में वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और शाखा पूछे तो याद रखना दोनों शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से। ठीक है, और दोस्तों याद रखना, जो सबसे पहले जो शाखा पहुंचती है वो अरब सागर की शाखा पहुंचती है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। देखिए, ये होता है ऐसा कुछ भारत का मैप। ठीक है, इधर क्या होता है, ये होता है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर, और ये अरब सागर होता है, और इधर क्या होती है, बंगाल की खाड़ी होती है। ठीक है, तो जो अरब सागर की तरफ से जो आती है दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक है, इसकी शाखा सबसे पहले कहाँ पहुंचती है, मध्य प्रदेश में पहुंचती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा पहुंचती है। लेकिन दोस्तों सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, तो याद रखना सबसे अधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। क्या? पहले कौन पहुंचता है, अरब सागर की शाखा पहुंचती है, लेकिन सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। क्या? मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है कह रहा है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं छोटा सा एक पहले। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का मैप है लगभग लगभग। ठीक है, छोटी स्क्रीन में दोस्तों उतना क्लियर नहीं बन पाता। ठीक, आप इसको मान के चले मध्य प्रदेश का मैप है। तो पूछ रहा है कि गर्मी में मतलब ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान कैसे बढ़ता है, दक्षिण से, दक्षिण इधर है, उत्तर इधर है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर किस महीने में होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर किस महीने में होता है, तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर होता है किस महीने में, मार्च के महीने में। कौन से महीने में? मार्च के महीने में। तापांतर क्या होता है दोस्तों, देखिए क्या होता है, मार्च का जब महीना आता है ना, तो दिन में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। क्या लग रही है? दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ऐसा लगता है। लेकिन जैसे ही रात होती है दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि ठंड लग रही है। ठीक है, तो वो क्या होता है, दिन का तापमान बहुत अधिक होता है और रात का तापमान बहुत कम हो जाता है। तो उन्हीं तापमान मान के चलिए दोस्तों, क्या होता है, दिन का तापमान जो अधिकतम तापमान पहुंच गया, मान के चलिए उदाहरण के लिए 40 डिग्री पहुंच गया, तो न्यूनतम तापमान दोस्तों 5 डिग्री पहुंचता है रात में। ठीक है, तो इनके बीच में जो अंतर आता है दोस्तों 35 डिग्री आता है। तो यही तापांतर जो होता है सर्वाधिक किस महीने में देखने को मिलता है, मार्च के महीने में मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना,
न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश में, न्यूनतम तापमान की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अभी तापांतर की बात करें हमने मार्च में, ठीक है। अब न्यूनतम तापमान किस महीने में होता है, तो जनवरी के महीने में न्यूनतम तापमान होता है। अच्छा, सर्वाधिक तापमान मई के महीने में, याद रखना न्यूनतम तापमान जनवरी के महीने में होता है और सर्वाधिक तापमान मई के महीने में होता है और सर्वाधिक तापांतर मार्च के महीने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का सर्वाधिक प्रभाव दिसंबर जनवरी माह में कहाँ रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता, ठीक है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का सर्वाधिक प्रभाव रहता है दिसंबर जनवरी के महीने में, कहाँ पर, उत्तर के मैदानों में, ठीक है, कहाँ पर, उत्तर के मैदानों में, ठीक है। और दोस्तों शीत ऋतु में एक हल्की वर्षा होती है, उसे क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ की कारण वर्षा होती है, उसे मावट कहा जाता है। शीत ऋतु में हल्की वर्षा को मध्य प्रदेश में मावट कहा जाता है, जो कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। और पश्चिमी विक्षोभ का सर्वाधिक प्रभाव आपको उत्तरी मैदानों में देखने के लिए मिलता है। उत्तरी मैदान कहे तो दोस्तों ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का मैप, ठीक है। तो उत्तरी का मैदान ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला भाग, इसमें सर्वाधिक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु किस महीने में पड़ती है। अब सोचोगे आप दोस्तों ये द्वितीय ग्रीष्म ऋतु क्या होती है। ग्रीष्म ऋतु आपको पता है 15 मार्च से लगभग 15 जून तक चलती है, ये ग्रीष्म ऋतु है। लेकिन ये द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कब आ गई, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु जो पड़ती है मध्य प्रदेश में सितंबर अक्टूबर के महीने में पड़ती है। क्या पड़ती है, सितंबर अक्टूबर में दोस्तों क्या होता है, गर्मी लगती है थोड़ी थोड़ी उमस के कारण, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम द्वितीय ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। सितंबर अक्टूबर याद रखना, मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में लू किस महीने में चलती है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, पहली बात तो लू गर्मी में चलती है। किस में चलती है, गर्मी में चलती है। और गर्मी कब पड़ती है मध्य प्रदेश में, मार्च अप्रैल मई और जून में, ठीक है। तो लू किस महीने में चलती है, लू चलती है स्पेशली दोस्तों मई के महीने में। वैसे तो मार्च अप्रैल में भी चलती है और जून में भी चलती है, जो गर्मी ज्यादा होती है, लेकिन स्पेशली दोस्तों याद रखना मई के महीने में सबसे ज्यादा लू चलती है, ठीक है। क्या होती है लू, गर्म हवाएं होती है, ठीक है, गर्म हवाएं होती है। लू दोस्तों बहुत खतरनाक होती हैं, इसके लिए आपको पानी पीते रहना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लू सर्वाधिक है, लू मई के महीने में चलती है। और आपको एक चीज और बताया था मैंने कि सर्वाधिक गर्म महीना भी कौन सा है, मई है, ठीक है। दोनों चीज याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है। तो याद रखना मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला स्थित है दोस्तों इंदौर में। कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है, इंदौर में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जो बहुत दिनों से एमपी जीके पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन जो बच्चे अभी नए नए मध्य प्रदेश कंपटीशन एग्जाम में घुस रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ है, इंदौर में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है दोस्तों बालाघाट जिले में होती है। कौन से जिले में होती है, बालाघाट जिले में दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। अच्छा, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, तो याद रखना संपूर्ण मध्य प्रदेश में औसत वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर। कहाँ, संपूर्ण मध्य प्रदेश में। अच्छा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो याद रखना सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी। कौन सा, पचमढ़ी। और ये पचमढ़ी कौन से जिले में आता है, होशंगाबाद जिले में आता है, ठीक है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अच्छा, एक चीज याद रखना है, बालाघाट, ठीक है। बालाघाट में दोस्तों, बालाघाट जिला कौन सा, जिला बालाघाट। कौन सा जिला, जिला बालाघाट, जिला बालाघाट, ठीक है। तो जिला बालाघाट में दोस्तों क्या होता है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जिला पूछे तो बालाघाट, और यदि स्थान पूछे तो पचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। अच्छा, पचमढ़ी में कितनी वर्षा होती है, याद रखना किसी बुक में 212 लिखा, किसी में 215 लिखा है, ठीक है। आप 212 सेंटीमीटर मान के चलेंगे, ठीक है। और बालाघाट में कितनी वर्षा होती है दोस्तों, बालाघाट में कितनी वर्षा होती है ये भी हम आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, भिंड जो है दोस्तों इसमें न्यूनतम वर्षा होती है, ठीक है। कितनी होती है, भिंड में न्यूनतम वर्षा वाला जिला है ये, ठीक है। मतलब स्थान भी और जिला भी कौन है, भिंड है, ठीक है। और भिंड में एक स्पेशली एक जगह है दोस्तों गोहद। क्या है, गोहद भिंड, ठीक है। गोहद भिंड है दोस्तों, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। मतलब स्थान भी ये है और जिला भी भिंड है, ठीक है। दोनों चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर व दक्षिण भागों में विभाजित करती है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद कर लो दोस्तों कि 21 डिग्री की समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजित करती है। मान के चलिए दोस्तों ये मध्य प्रदेश है, तो उत्तर और दक्षिण भाग में, ठीक है, ये क्या है, 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों 60 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी व पश्चिमी भागों में विभाजित करती है, ठीक है। याद रखना ये दोनों कथन सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन है गंज वासोदा, गुना, ग्वालियर, नौगांव, ठीक है। देखिए दोस्तों थोड़ा रुक के आंसर लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम में भी आप ऐसा थोड़ा
उतावला मत दिखाना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया था? बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे गंजबासोदा विदिशा में, ठीक है, लेकिन उसमें ऑप्शन दिया दोस्तों नौगांव, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि नौगांव ऑप्शन नहीं रहता तो इसका आंसर हो जाता गंजबासोदा। क्यों? क्योंकि देखो क्या हुआ था दोस्तों, 1995 में जब रिकॉर्ड हुआ था तापमान, तो ये गंजबासोदा में सर्वाधिक तापमान हुआ था 48.9 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 48.9 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ? 1995 में गंजबासोदा विदिशा में अंकित किया गया था। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में 2019 में क्या हुआ है, नौगांव कहाँ आता है? छतरपुर जिले में आता है। यहाँ पर दोस्तों 49 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया है, 49 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया है। इसलिए ऑप्शन देख के याद रखना, यदि नौगांव है तो आप उनको आंसर नौगांव में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कौन सा होता है दोस्तों? ये वाला, ठीक है। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र दोस्तों बालाघाट, मंडला, सिवनी ये जिले आते हैं। तो इसमें दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। क्यों होती है? उसके दो कारण हैं। एक तो समुद्र से निकटतम दूरी, ठीक है, समुद्र से निकटतम दूरी है, और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, तो जो हवाएं आती है दोस्तों सतपुड़ा मेकल श्रेणी से टकराती हैं और बहुत ज्यादा वर्षा करती हैं, ठीक है। तो याद रखना, और सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र मतलब दोस्तों ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर ये वाला, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। क्यों? कारण क्या है? तो समुद्र तट से अधिक दूरी है। क्या है? समुद्र तट से अधिक दूरी है, और जब वहां मानसून पहुंचता है दोस्तों तो बहुत कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत कमजोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है पचमढ़ी को। पचमढ़ी कौन से जिले में आता है? होशंगाबाद। और पचमढ़ी में वर्षा होती है दोस्तों 212 सेंटीमीटर औसत, ठीक है। कई बुक में 215 भी लिखा है, आप दोनों याद रखेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है पचमढ़ी को, और पचमढ़ी आता है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा होती है दोस्तों कहाँ पर? अभी बताया मैंने कि गोहद भिंड में होती है। कहाँ पर होती है? गोहद भिंड जिले के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में औसत वर्षा होती है दोस्तों 100 से लेके 125 सेंटीमीटर। कितनी? 100 से 125 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हो दोस्तों 110 से 125, इसको आप क्लिक कर सकते हो। 110 से 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में कितनी औसत वर्षा होती है? अभी बताया था मैंने दोस्तों 112 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यदि इस टाइप से आए कि 110 से 125, तो इसमें आप 100 से 125 के बीच में आंसर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार दोस्तों मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? याद रखना 102.4 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्षा का मात्रक सेंटीमीटर होता है 102.4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? तो आपको पता है दोस्तों अक्टूबर महीने में, मतलब 15 अक्टूबर के लगभग क्या होती है? शीत ऋतु आरंभ हो जाती है, मतलब मध्य अक्टूबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक क्या चलती है? शीत ऋतु चलती है, ठीक है। तो याद रखना मध्य अक्टूबर से शीत ऋतु आरंभ होती है। ग्रीष्म ऋतु कब से आरंभ होती है? 15 मार्च से, और वर्षा ऋतु 15-16 जून से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? तो आपको पता है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर एक ही रेखा है, कौन सी? कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। अच्छा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिले से होकर गुजरती है, ठीक है, याद रखना। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। मित्र पर गमचा झा, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक ऐसा संभाग है मध्य प्रदेश का, भोपाल संभाग, जिसके सभी जिलों से होकर गुजरती है, कौन? कर्क रेखा। अच्छा, मालवा के कितने जिलों से गुजरती है? याद रखना मालवा के भी 8 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो याद रखना, इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है? सिंपल सी बात है, तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका, ये देखिए पृथ्वी, ठीक है, ये बीच में विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। ये 23.5 अक्षांश रेखा क्या होती है? उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही रेखा बहती है, कर्क रेखा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, सूर्य जब इधर से इधर बढ़ता है ना आगे, तो सिंपल बात है, जब कर्क रेखा के ऊपर आएगा तो गर्मी तो बढ़ेगी ना। क्या होगी? गर्मी बढ़ेगी। सूर्य को उत्तरायण मतलब उत्तर की ओर जाना, दक्षिणायण मतलब दक्षिण की ओर जाना, ठीक है, ठीक है। और मध्य प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर में आएगा और कर्क रेखा में लंबवत होगा, तो स्वाभाविक बात है क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है, गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, निम्न वर्षा वाला, औसत से कम, औसत से अधिक और अधिक वर्षा। एक बार और सुन लो, निम्न वर्षा वाला, औसत से कम वर्षा वाला, औसत से अधिक वर्षा वाला और एक अधिक वर्षा वाला। तो मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान है शिवपुरी मुरैना जिले। कौन से? शिवपुरी मुरैना जिले। आपको मैंने जब पढ़ाया था दोस्तों जलवायु, तो बताया था कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? विषम जलवायु पाई जाती है। मतलब विषम जलवायु मतलब दोस्तों गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडी में भयंकर ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, और सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है? शिवपुरी मुरैना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के उत्तरी मैदानों में पाई जाने वाली जलवायु के संदर्भ में असत्य कथन है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, कथन पढ़ते हैं, इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। वर्षा होती है, भले ही कम होती है लेकिन होती है। ठीक है, इस क्षेत्र के पश्चिम में 75 सेंटीमीटर तथा पूर्व में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के जैसे जैसे दोस्तों इधर जाओगे आप उत्तरी मैदानों में, इधर वर्षा कम होती है और इधर पूर्वी मैदानों में वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों डायग्राम में बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है, समझने के लिए सोचो ना। तो ये क्या कह रहा है, उत्तरी मैदान कौन सा होता है? ये होता है पूरा उत्तरी मैदान। ठीक है, आप सिर्फ इसको उत्तरी मैदान मत समझना, ये सब उत्तरी मैदान है। ठीक है, इसके ऊपर ये वाला भाग भी, ये वाला भाग भी और ये वाला भाग भी। तो उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से वर्षा होती है। ठीक है, पहली चीज। इधर क्या होता है दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र में इधर वर्षा कम होती है। क्या होता है? वर्षा कम होती है। ठीक है, और इधर वर्षा ज्यादा होती है। तो वही कह रहा है कि पश्चिमी क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर और पूर्वी क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये कथन भी सत्य हो गया और ये कथन भी सत्य हो गया। अच्छा, समुद्र तल से दूरी अधिक होने के कारण तापमान में कमी हो जाती है। अरे ये क्या, समुद्र तल से दूर अधिक है इसके कारण तापमान में कमी नहीं, तापमान में वृद्धि होती है भाई। ठीक है, तापमान में वृद्धि होती है। और इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने के कारण सर्वाधिक सूखे की स्थिति बन होती है। ये कथन सत्य है। मतलब ये कौन सा वाला कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। समुद्र तल से दूरी अधिक होने के कारण तापमान में कमी नहीं वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस भाग में तापांतर अधिक रहता है? तो बिल्कुल अब भी बताया मैंने दोस्तों, उत्तरी भाग में। ठीक है, उत्तरी भाग में तापांतर अधिक रहता है। क्यों? क्योंकि तो वहां की जलवायु विषम जलवायु है। गर्मी में ज्यादा गर्मी, ठंडी में ज्यादा ठंडी, तो तापांतर तो अधिक आएगा ही ना। बिल्कुल पॉइंट की बात है, उत्तरी भागों में तापांतर अधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो अब भी बताया मैंने दोस्तों कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। तो ये था दोस्तों मध्य प्रदेश की वर्षा ऋतु और तापमान से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इतने कम समय में इतनी ज्यादा जानकारी दिया हूं, तो ये क्वेश्चन, इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है आपको रैपिड रिवीजन मतलब फास्ट रिवीजन कराना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समझने की बात है दोस्तों, तो मैं बहुत अच्छे से भी समझा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। ठीक है, कम से कम 1 घंटे 2 घंटे लगेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत बारीकी से समझाने के लिए। और अभी मेरे पास उतना संसाधन नहीं है और समय भी नहीं है दोस्तों, और ये अभाव की, मेरे पास बहुत सारे संसाधनों का भी अभाव है और समय का भी अभाव है। लेकिन अभाव का प्रभाव, ठीक है, आप बिल्कुल पढ़ते रहिए। मेरे अभाव का प्रभाव आप देखेंगे दोस्तों कि आप बिल्कुल 100% यदि इतने वीडियो पढ़ते रहोगे तो आप देखना आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम के अंदर क्या होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लाइक कम आते हैं। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, सब्सक्राइब करवाओ। 500 सब्सक्राइब हुए और आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप इनको घर में बैठ के आप इनको सॉल्व करना। ठीक है, फिर देखना कि आपके इन 24 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, आप इनको एक बार पढ़ लो और 24 में से कितने सही हुए हैं ये दोस्तों आप अपने आप में आकलन करोगे। और मैं आपको 500 सब्सक्राइबर होने के बाद पीडीएफ इसकी बिल्कुल टेलीग्राम चैनल में फ्री दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।